कश्मीर ने पूरे भारत को सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है। केवल भाषा के क्षेत्र को ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र को ले लीजिए, दर्शन को ले लीजिए, चिकित्सा को ले लीजिए, सौंदर्य शास्त्र को ले लीजिए और ज्योतिष शास्त्र को ले लीजिए, तो हर क्षेत्र में कश्मीर की जो देन रही है वो भरपूर और बहुप्रशंसित रही है। प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम से कश्मीर एक मानो हर क्षेत्र में, वो ड्रामेटिक्स हो, वो एस्थेटिक्स हो, वो रिलीजन हो, वो ट्रेडिशन हो, वो संस्कृति हो, उसमें मानो एक प्रकार का एक फाउंटेन हेड रहा है भारत का। कश्मीर को फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा जा सकता है। और इसके बावजूद जैसा आप बता रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे जी। कश्मीर क्योंकि घिरा है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, उसकी जो ये लोकेशन है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के कारण वो एक बैरियर बन गया है और कश्मीर बिल्कुल आइसोलेटेड और भारत की जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उससे अलग थलग रहा है और कश्मीर की एक अलग ही संस्कृति का विकास हुआ है जिसका संबंध भारत से न होकर कश्मीर की सीमाएं छूते हैं। हेलेनिक है, ईरानियन है, तो तिब्बतन है, तो इन सब संस्कृतियों के बीच की जो है यानी कश्मीर की संस्कृति को अक्सर ऐसा माना जाता है कश्मीर के जो आदिवासी हैं वो नाग रहे हैं, उनका भारत के अन्य स्थानों से कोई संबंध नहीं रहा है। देयर आर डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर। जबकि सत्य ये है जिन एथनिक ग्रुप्स को का वर्णन किया गया है नीलमत पुराण में, वो एथनिक ग्रुप्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में भी हैं, वो एथनिक ग्रुप्स जो हैं उत्तराखंड में भी हैं। और जहाँ तक नागों का संबंध है, नाग तो पूरे दक्षिण भारत में पूरी उनकी मूर्तियाँ आपको मिलेंगी। अस्ति स्वस्ति मताम अग्र्यम मंडितम बुध मंडलैः खंडिता खंडलावास दर्पम कश्मीर मंडल। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज जिस व्यक्ति को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी जी। डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी जी किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि कश्मीर के बारे में कोई भी इशू हो, कोई भी मुद्दा हो, उसमें डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी जी की एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कश्मीर के साथ डील करता होगा और उन्होंने शशि डॉक्टर साहब के बारे में ना सुना हो। डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी कश्मीर की एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसकी हेरिटेज, उसका रिलीजियस ट्रेडिशन, उसकी संस्कृत सिविलाइजेशन, उसके सेजेस, सेंट्स और धार्मिक ट्रेडिशन के बारे में एक ऐसे मास्टर हैं वो, जिनका मुझे लगता है आजकल के युग में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हमने ये प्रयास किया है कि डॉक्टर साहब कई विषयों पर बातचीत करें ताकि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स है उनको कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न ट्रेडिशन और पुराने जो कश्मीर की जो संस्कृत सिविलाइजेशन है और उनके एंशिएंट ट्रेडिशंस है उनके बारे में वो जान सके। तो अपना समय बर्बाद करने के बगैर हम चलते हैं डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को आज का जो विषय है उसके बारे में बता दीजिए। मेरा विचार है कि मैं डॉक्टर लोकेश चंद्र, जो कि एक विश्व भर में प्रतिष्ठित भारतीय संस्कृति के विद्वान हैं, उन्होंने कश्मीर और कश्मीर की विद्वता के बारे में क्या कहा है
उन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया है। वो श्लोक इस प्रकार है और मैं उस श्लोक से आरंभ करना उचित समझता हूँ। वो श्लोक है, अस्ति स्वस्ति मताम अग्र्यम मंडितम बुध मंडलैः खंडिता खंडलावास दर्पम कश्मीर मंडलम। यानी कश्मीर के जो विद्वान हैं, जो पूरी गैलेक्सी है विद्वानों की, कश्मीर बुधमंडल विद्वानों की, इंटेलेक्चुअल्स की गैलेक्सी है, उनके ज्ञान के सामने इंद्र का आवास भी खंडित है। यानी वो भी पुट टू शेम हो जाता है, इतने ब्रिलियंट हैं वो उनकी ब्रिलियंस के सामने। तो यहाँ पर ध्यान देना है हमने कि कश्मीर को कश्मीर मंडलम, मंडल के रूप में, मंडल के नाम से अभिहित किया गया है। मंडल जो है वो केवल एक कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करने वाला एक रेखांकन नहीं है, एक वृत्त नहीं है, वो एक ऐसा जोन भी है, वो एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें हैलो जो है वो चारों ओर से लोगों को अपने प्रभाव वृत्त में लाता है। तो कश्मीर के बारे में जब हम विचार करते हैं, हम देखते हैं कश्मीर जो है वो आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान के एक केंद्र के रूप में सारे विश्व में प्रतिष्ठित रहा है। कश्मीर जिस सभ्यता को, जिस सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिस सिविलाइजेशन को कश्मीर ने फॉस्टर किया है, वो ज्ञान केंद्रित है। और इसी ज्ञान केंद्रित सिविलाइजेशन जो है, उसके जो फाउंडेशनल विचार हैं सारे भारत में, वो विचार कश्मीर से ही गए हैं। वो कॉन्सेप्ट्स, वो आइडियाज, वो वैल्यूज, वो आइडियल्स जो हैं, जिसे हम कश्मीर के सांस्कृतिक इथोस भी कह सकते हैं, वो वैल्यूज कश्मीर तक सीमित न रहकर सारे भारत के मानस को उन विचारों और विश्वासों ने शेप ही दिया है, उनको आकार दिया है। यानी भारत की संस्कृति से, या कहेंगे इंडिक कल्चर जो है, इंडिक सिविलाइजेशन से जो है, उससे कश्मीर सिर्फ जुड़ा नहीं रहा है, कश्मीर को उसकी देन भी हर क्षेत्र में, हर प्रकार के कल्चर मार्कर का अगर हम अवलोकन करें तो कश्मीर ने पूरे भारत को सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है। केवल भाषा के क्षेत्र को ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र को ले लीजिए, दर्शन को ले लीजिए, चिकित्सा को ले लीजिए, सौंदर्य शास्त्र को ले लीजिए, और ज्योतिष शास्त्र को ले लीजिए, तो हर क्षेत्र में कश्मीर की जो देन रही है वो भरपूर और बहुप्रशंसित रही है। तो उसके बावजूद कश्मीर और इंडिक कल्चर के परस्पर लिंकेज के, गहरी डीप लिंकेज के बाद भी कुछ ऐसे ये नैरेटिव आजकल फ्लोट किए जा रहे हैं। आपको थोड़ी देर रोकता हूँ इसमें। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता था कि प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम से कश्मीर एक मानो हर क्षेत्र में, वो ड्रामेटिक्स हो, वो एस्थेटिक्स हो, वो रिलीजन हो, वो ट्रेडिशन हो, वो संस्कृति हो, उसमें मानो एक प्रकार का एक फाउंटेन हेड रहा है भारत का। कश्मीर को फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा जा सकता है। और इसके बावजूद, जैसा आप बता रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप इस पे कुछ अपनी थॉट्स बावजूद कि कश्मीर को कैसे अलग किया जाता है। फ्लोट किए जा रहे हैं कि कश्मीर क्योंकि घिरा है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, उसकी जो ये लोकेशन है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के कारण वो एक बैरियर बन गया है
और कश्मीर बिल्कुल आइसोलेटेड और मेन भारत की जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उससे अलग थलग रहा है और कश्मीर की एक अलग ही संस्कृति का विकास हुआ है जिसका संबंध भारत से न होकर कश्मीर का जिन सांस्कृतिक क्षेत्रों से जिस कश्मीर की सीमाएं छूते हैं, हेलेनिक है, ईरानियन है, तो तिब्बतन है, इन सब संस्कृतियों के बीच की जो है उसका कश्मीर की संस्कृति से उसके बीच में एक हाइफेनेटेड संस्कृति के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे इंडो ईरानियन। तो इसी तरह से ईरानियन और कश्मीर यानी कश्मीर की संस्कृति को अक्सर ऐसा माना जाता है जैसे सेंट्रल एशिया हैज बीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ Indian and Kashmiri culture. But the fact is that in spite of being having contacts, as I told you, that जो कश्मीर से विचार, विश्वास, अवधारणाएं, आइडियल्स और मूल्य गए हैं, ह्यूमन और ह्यूमेन मूल्य गए हैं, वो कश्मीर से बाहर दूर दूर तक पहुंचे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार हैं, मूल फाउंडेशनल विचार हैं, वो विचार भी फाउंडेशनल आइडिया जो आइडिएशनल फाउंडेशन जो भारतीय संस्कृति की है, उसको भी कश्मीर की बहुत ही महत्वपूर्ण देन रही है। हम आरंभ से आरंभ करते हैं। कश्मीर का जो लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। कश्मीर के बारे में जो हम प्राचीन कश्मीर के बारे में जो तस्वीर हमारे सामने है, जो चित्र हमारे सामने है, उसके स्रोत एक तो नीलमत पुराण है, एक तो एक राज तरंगिणी है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी है, जिसका बहुत कम लोग नाम इसलिए जानते हैं कि उससे उनका परिचय नहीं के बराबर है, उसे पढ़ा नहीं जा रहा है। लेकिन वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कश्मीर ने तीन उपपुराण दिए हैं। एक तो नीलमत पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और एक वासुकी पुराण। तो अब इसके बारे में ये कहकर कि कश्मीर के जो आदिवासी हैं वो नाग रहे हैं, उनका भारत के अन्य स्थानों से एंथ्रोपोलॉजिकली भी कोई संबंध नहीं रहा है, दे आर डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर। जबकि सत्य ये है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकली जिन जातियों को, जिन एथनिक ग्रुप्स को का वर्णन किया गया है नीलमत पुराण में, वो एथनिक ग्रुप्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में भी हैं, वो एथनिक ग्रुप्स जो हैं उत्तराखंड में भी हैं। और जहाँ तक नागों का संबंध है, नाग तो पूरे दक्षिण भारत में पूरी उनकी मूर्तियां आपको मिलेंगी, उनकी पूजा उनकी होती है। तो वहाँ तक फैला हुआ है नाग पूजा का पूरा विस्तार। तो कश्मीर में, बल्कि कश्मीर में नागों की मूर्तियां आपको नहीं मिलेंगी। कश्मीर में केवल वो आप उनको जल स्थानों के बारे में, वाटर होल्स के या वाटर सोर्सेस के डीटीज के रूप में पहचानेंगे और नाग उनका नाम दिया गया है। लेकिन आपको सुंदर से सुंदर नागों की जो मूर्ति हैं वो आपको मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, हैदराबाद में दूर दूर तक मिलेंगी। इसलिए भारत के साथ कश्मीर की एक आत्मता इस दृष्टि से भी रही है कि वही जनजातियां, वही लोग, वही रेशल ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स जो हैं, जिनके कारण कश्मीर को कहते हैं कि ये अलग है, कश्मीर के आदिवासी नाग हैं। तो वो जनजातियां भारत के अन्य स्थानों पर भी हैं और उनका जो वर्तमान रूप है वो उन सब के परस्पर मिलन से ही बना है। और जो वर्तमान जनसंख्या है वो इन सब के एसिमिलेशन से, इन सब के एक साथ मिलने से ही बना है। वो कोई अलग कोई कश्मीर की कोई जाति इस दृष्टि से नहीं रही है। लेकिन भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो अब भी कश्मीर में वैदिक भाषा के
अनेक अनेक शब्द हैं, बल्कि मूल कश्मीरी भाषा जो है वो वैदिक भाषा से ही निकली है। और सामान्य वस्तुओं के नाम से लेकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तक, एब्स्ट्रैक्ट विचारों तक के लिए जो शब्द हैं, जो कॉन्सेप्ट वर्ड्स हैं, वो वैदिक स्पीच से ही कश्मीरी ने ग्रहण किए हैं। तो इस दृष्टि से कश्मीर को बॉर्डरलैंड कहना या कश्मीर को ये कहना कि ये एक फ्रंट, कश्मीरी इंडियन कल्चर से अगर उसका कोई संबंध है तो वो एक फ्रंटियर, आउटर नॉर्दर्न मोस्ट फ्रंटियर है, तो ये कहना जो है ये वास्तविक कल्चरल रियलिटीज को झुठलाने की कोशिश करने के बराबर है। कल्चरल रियलिटी जो ये है, कश्मीर जो है वो वैदिक हैबिटेट का एक हिस्सा, पूरी तरह से एक हिस्सा था, उससे अलग कोई उसकी सत्ता नहीं थी। वैदिक हैबिटेट का हिस्सा होने के कारण, एक कारण तो मैंने बताया कि कश्मीरी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सीधे वैदिक स्पीच से सीधे चले आए हैं। अभी आप मामूली सा, अभी आप रुत शब्द कहते हैं, रुत रित से निकला है। तो इसी प्रकार से एक आप मामूली शब्द अद कहते हैं, अद जो है अधा वैदिक से निकला है। तो इस प्रकार से कीड़ा है, अर्थवर्म है, अर्थवर्म से लेकर शरीर के अंगों के नाम से लेकर किनशिप नेम्स तक, और उसके बाद जो दैनिक यूज की चीजें हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट भाव हैं, उन सबके लिए जो शब्दावली है वो वैदिक भाषा से ही निकली। और कश्मीरी जो है उसको अलग करने के लिए भले ही दार्दिक का नाम लिया जाए, लेकिन दार्दिक भाषाएं भी वैदिक भाषा का से ही निकली हुई हैं, और कश्मीरी भी अलग रूप से वैदिक भाषा से ही क्रम के अनुसार, एक पहले प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद आधुनिक कश्मीरी जो है उसने रूप लिया है। तो कश्मीर वैदिक जो हैबिटेट है उसका एक अंग रहा है। इसका एक और प्रमाण है कि जो वेदों में नदी स्तुति है, यानी होमेज की गई है, इंडिया की सभी रिवर्स का नाम लिया गया है, उन रिवर्स में आश्चर्य है का वितस्ता है। वैदिक ऋग्वेद में की नदी सूक्त में वितस्ता का नाम है, और अगर वितस्ता कश्मीर का शेष भारतीय मेनलैंड से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, तो वितस्ता का उस स्तुति में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तुति ऋग्वेद की मानी जाती है, नाम कैसे आता। इसके अलावा देख लीजिए, कश्मीर में हम जब कश्मीरी हिंदुओं में का जब विवाह होता है, तो विवाह के समय एक सेरेमनी ऐसी आती है जिसमें सरस्वती नदी और सरस्वती देवी दोनों की प्रशंसा में एक श्लोक गाया जाता है, एक सेरेमनी की जाती है। बोथ सरस्वती द गॉडेस एंड सरस्वती द रिवर आर प्रेज्ड। और सरस्वती रिवर के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे एक माँ अपनी बेटी को अपना धन देती है, वैसे ही ये नदी हमको अपनी मीठा जल दे। और उसके बाद वो नदी सूख गई और वहाँ के लोग जो हैं कश्मीर आ गए, बहुत से लोग कश्मीर भी आ गए, और उन्हीं को कश्मीर के सारस्वत ब्राह्मण कहने की परंपरा है। एक पूरी परंपरा है कि हम वहीं से आए हैं, वहीं से सबके सब नहीं, लेकिन ये है कि कश्मीर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो उसका एक बहुत बड़ा भाग हो सरस्वती नदी के सूखने से, सरस्वती के किनारों से आए हुए, वो भारत के अन्य भागों के अतिरिक्त कश्मीर में भी आए। एक और चीज देखिए, हर एक ब्राह्मण के लिए ये आवश्यक है कि वो किसी न किसी वैदिक प्रतिशाखा को बिलोंग करे, वैदिक स्कूल को बिलोंग करे। कश्मीर के लोग कृष्ण यजुर्वेद की वैदिक शाखा से, काठक शाखा से संबंध रखते हैं, और उनका वो आचार जो है, सारा जो उनका रिचुअल बिहेवियर है, वो रिचुअल बिहेवियर आधारित है लोगाक्ष मुनि द्वारा रचित गृह सूत्रों पर।
और लोगाक्षी मुनि का जो ग्रह सूत्र है, इट इज रेप्लीट विद वैदिक एलिमेंट्स। वेदों की जो यज्ञ की संस्कृति थी, वो उस यज्ञ की संस्कृति का उसमें भी पूरी तरह से वर्णन है। उसके अतिरिक्त भी है, लेकिन वो जैसे बाकी वो ये हैं गृह सूत्र हैं, आपस्तंभ का गृह सूत्र है, आश्वलायन का गृह सूत्र है, परास्कर का गृह सूत्र है, वैसे ही लोगाक्षी का गृह सूत्र भी है। बहुत उस यानी जो इसेंस की बातें हैं उसमें ये सब ग्रह सूत्र समान बातें करते हैं। they have much affinity between them. There are many things common in between Kashmir, this Logaksha Graha Sutra, and the other these Graha Sutras, domestic rituals जहाँ के बारे में जिनमें लिखा गया, हैंडबुक्स ऑफ डोमेस्टिक रिचुअल्स जो हैं, गृह सूत्र का यही अर्थ है। तो उनमें भी और कश्मीर के लोगाक्षी मुनि के जो गृह सूत्र में बहुत कुछ समानता है। और यह समानता कैसे हो सकती है? वैदिक प्रतिशाखा से कश्मीर के ब्राह्मणों का संबंध क्या है? तो इसका मतलब है कि जो पूरी वैदिक संस्कृति थी, उस संस्कृति से कश्मीर आरंभ से ही जुड़ा रहा है। इसीलिए नीलमत पुराण में कहा है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो सामवेद का गायन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कश्मीर का जो भारत से संबंध है उसको अक्सर ऐसा दिखाते हैं, उसको ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि ये ब्राह्मणवाद का आरोप है। लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति जो है वो नीलमत पुराण में महत्वपूर्ण है। लेकिन किस कारण महत्वपूर्ण है? ब्राह्मणों को वहाँ कलाविद यानी कॉनॉइसर्स ऑफ आर्ट और इतिहासविद यानी इतिहास को जानने वाले रूपों को दिया गया है। और साथ ही उनसे एक्सपेक्ट किया गया है कि जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं, जो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, उनसे उनका रिलीजन है, उससे उनका पूरा परिचय होगा। यानी ये इन लोगों को और उसके लेकिन राजाभिषेक में ये जब कोरोनेशन एक किंग की होती है, सभी जातियों को एक साथ बुलाया जाता है। में कहीं ब्राह्मणों को अलग से नहीं किया जाता है। और वो लोग जो हैं, इट वॉज एन ओपन सोसाइटी, इट वॉज अ सोसाइटी जिसकी जो एस्थेटिक सेंस थी बहुत ही हाईली डेवलप थी, जहाँ के लोग स्त्री और पुरुष प्रकृति के आंचल में बागों में जाकर एक दूसरे को फूलों से सजाते थे, गार्लैंड से फूलों के। यानी एक इरा मंजरी, देवर ए पीपल हु सेलिब्रेटेड मैनी फेस्टिवल्स, they were a joyous people, and in fact their entire cultural life was a product of this जो प्रकृति और मनुष्य की इंटीमेसी है, उससे उनकी सारी वो सांस्कृतिक जो है जीवन है वो उससे निकला है। तो उसमें उन्होंने इरा मंजरी उत्सव की मैं बात कर रहा था, नीलमत पुराण में कहा गया कि पुरुष और स्त्री जाकर वहां एक दूसरे को इरा मंजरी फूलों से सज्जित करें, एडोर्न करें। उसके अलावा कहा गया है कि जो खासकर वर्जिन्स हैं, लड़कियां हैं, वो वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करें। उसके अलावा हर एक उत्सव, जो उत्सव ही उत्सव है, उत्सव धर्मी है, वो सारा समाज रहा है। वो जो हैं उन उत्सवों में मुक्त रूप से गायन और नृत्य, डांसिंग एंड सिंगिंग, इसके साथ वो उत्सव मनाएं। और एक नहीं अनेक उत्सव हैं। लेकिन ये बात हमको एक और बात याद रखनी है कि मूल रूप से नीलमत पुराण जो है वो एक वैष्णव ग्रंथ है। उसमें प्रतिष्ठा जो है, सभी देवताओं का नाम है, ये भी कहा गया, सती सर की बात भी की गई है।
यह भी कहा गया है कि पार्वती ने ही कश्मीर का रूप धारण कर लिया, लेकिन मूल रूप से नीलमत पुराण है, उसने जिस समाज को दिखाया है वो समाज वैष्णव समाज है, विष्णु की भक्ति, विष्णु की आराधना करने वाला समाज, वर्शिपर्स ऑफ विष्णु रहे। तो और विष्णु का कौन सा रूप कश्मीर में रहा है ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विष्णु का जो पंचरात्र वाला रूप है, पंचरात्र एक सेक्ट है, पंचरात्र एक सेक्ट है, एक तांत्रिक सेक्ट है वैष्णविज्म का। वो तांत्रिक सेक्ट के जितने भी पंचरात्र के जितने भी ग्रंथ हुए हैं, जयाख्या संहिता है, अहिर्बुद्धि संहिता है, पौष्कर संहिता है, वो सभी संहिताएं जो हैं कश्मीर में लिखी गई। लेकिन आजकल आपने हारी पर्वत को देखा होगा, उसको प्रद्युम्न शिखर भी कहते हैं, प्रद्युम्न पीठ भी कहते हैं। प्रद्युम्न कौन थे? जो पंचरात्र की पूजा है, पंचरात्र का कल्ट है, उसके वो 4 व्यूहों की, विष्णु के कृष्ण के 4, विष्णु भी नहीं, कृष्ण के 4 रूपों की पूजा है। उन चारों में एक प्रद्युम्न भी है, इसलिए प्रद्युम्न पीठ उसको कहा गया है। ये हम उस बात को बिल्कुल भूल गए हैं और हमने गलत नहीं किया है। अपनी देवियां उसके बारे में भी कहना बहुत जरूरी है कि कैसे कश्मीर की देवियों को आइडेंटिफाई दुर्गा के साथ, जो स्थानीय देवियां हैं उनको दुर्गा के साथ आइडेंटिफाई किया गया। फिर कश्मीर जो इसमें नीलमत पुराण में उत्सव दिखाए गए हैं, उनमें है चांदनी रात में रात भर बैठकर चांद को देखना। इसमें धर्म कहाँ है? क्या इसमें कितना सुंदर रूप है धर्म का। इसके अतिरिक्त जो पूरी स्वतंत्रता स्त्रियों को दी गई है, बोलने की, बात करने की, एक्टिविटी एंड स्पीच की, वो सारे उस समय के पूरे भारत ही नहीं विश्व में भी कहीं नहीं मिल सकती है। ये वो समाज था, बिल्कुल स्वतंत्र समाज था। दे हैड फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्टिविटी विमेन। इसीलिए वहाँ पर उनको ये वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने के लिए कहा गया है। इसीलिए उनको एक स्पेशल उत्सव में स्त्रियों को और उनके यहाँ तक के अपने पति के फ्रेंड्स तक, जो उनकी जो औरतें हैं, वाइफ्स जो हैं, उन तक को सम्मानित करना, उनको विशेष रूप से उनके कपड़े देकर, उनको नया ड्रेस देकर उनको सम्मानित करने वाला एक उत्सव है। ऐसे उत्सव हैं जो जिन उत्सवों में से कुछ अब भी हैं, नवरे वगैरह जैसा या नवशीन जैसा उत्सव बहुत बराबर समय से चले आ रहे हैं। हालांकि अब उसको नवशीन का रूप कुछ रहा नहीं, लेकिन चला तो उसी समय नवहिमपात उत्सव। तो ये नृत्य और नाच और गाना जो है, संगीत जो है, ये संगीत क्या था इसके बारे में एक अलग बात की जा सकती है। लेकिन ये वो समाज था जहाँ के लोग अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही रोचक बात इसमें नीलमत पुराण में की सोसाइटी के बारे में कही गई है कि वहाँ जो थिएटर पर्सन्स थे, थिएटर पर्सन समय समय पर लोगों को प्रेक्षा दान देते थे। प्रेक्षा दान मीन्स दे वुड गिव देम द गिफ्ट ऑफ अ ड्रामेटिक शो, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। सो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस वाज टेकन एज ए शो, एज ए गिफ्ट। वो गिफ्ट लोगों को देते थे और लोगों का यह काम था कि उस ड्रामेटिक ग्रुप को सस्टेन करे हर तरह। ये एक सोसाइटी थी, एक ओपन सोसाइटी थी। और आप देखिए कि कितना इसकी जो एस्थेटिक सेंस है कितनी हाईली डेवलप्ड थी। तो ये नीलमत पुराण में है। नीलमत पुराण के अलावा जो दूसरे एक और पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, तो खैर बहुत बड़ा है। तो वो उसमें उसका आगे पूरी रूप से उसके चित्र सूत्र का और बाकी उसका बाकी बाद में वर्णन आएगा। लेकिन उसमें भी कश्मीर की नदियों का नाम पूरी तरह से आया है और उसमें भी कश्मीर के जीवन की झांकी आपको
एक तरह से मिल सकती है, हालांकि उसका मूल रूप जो है वो कॉस्मोलॉजी भी है, वो पॉलिटी भी है, वो हर बहुत सी चीज़ों पर। अब आप देखिए चित्र सूत्र में उसने दिखाया चित्र को पूरा सजीव कैसे बनाया जाए, सजेशंस दी हैं। फिर जो शेडिंग है, अक्सर समझा जाता है कि इंडिया में आर्टिस्टों को शेडिंग का कोई पता आता नहीं था। 3 प्रकार की शेडिंग उसमें बताई गई है, रैखिक, बिंदुज और एक और उसको वर्तन कहा गया है। 3 प्रकार के वर्तन बताए गए हैं, यानी पॉइंटी लीनियर भी, बाकी किस्म की और लीनियर भी। शेडिंग की बात कही गई है। शेडिंग की बात के अलावा एक पेंटिंग को कैसे बहुत ही लाइवली बनाया जाए, इसके बारे में सजेशंस दी गई। और सबसे पहले पेंटिंग का उसका पूरा चित्र सूत्र है कि पेंटिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके अलावा हर चीज पर, यानी उसमें भी अब एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैं इस समय कहता हूं कि दोनों नीलमत पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का संबंध कृष्ण से जोड़ा गया है। नीलमत पुराण में सबसे पहले प्रश्न किए कृष्ण जो हैं वो उस समय जबकि जलोद्भव उत्पात मचा रहा था, उस समय कृष्ण और बलभद्र ने ही इसकी सतीसर के पानी को बारामुल्ला से, वराह मूल से बाहर निकाल दिया और घाटी को जन्म दिया, कृष्ण ने ही। उसके बाद जब कश्मीर का सामान्य इतिहास आरंभ शुरू होता है, उस समय गोनंद उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, और जन्मेजय जो हैं वो वैशंपायन से, ये तो पद्धति है इसकी पुराणों की, प्रश्न पूछते हैं कि कश्मीर का राजा उस समय क्यों नहीं महाभारत युद्ध में लड़ने गया। और उसको वैशंपायन उत्तर वो देते हैं कि कश्मीर का राजा उस समय बहुत ही छोटा एक शिशु था, पैदा है। तो उस समय जब उसके बारे में गोनंद एक के बारे में कहा जाता है कि वो उसका संबंध जरासंध से, और इस संबंध की पुष्टि जो है जरासंध से था, और यादवों को मथुरा से द्वारका भगाने में जरासंध का साथ हमारे इस गोनंद राजा ने भी दिया है, इसीलिए उसकी बलभद्र ने हत्या कर दी। और उसके बाद जो उसका बेटा आया, उस बेटे को भी कृष्ण ने अपने चक्र से, जब वो वहाँ गांधार में गया था, वो भाग लेने गया था एक स्वयंवर में, तो उन्होंने आक्रमण कश्मीर की सेना ने किया। जो दामोदर एक था, जो दामोदर प्रथम था, तो वो आक्रमण करने गया कृष्ण और यादवों पर, रिवेंज लेने के लिए वो मारा गया। ये हमारा लिए ही है प्रश्न। प्रश्न यह है कि उस समय कृष्ण ने उसके मारे जाने के बाद उसकी गर्भवती पत्नी को, उसको यशोमती को सिंहासन पर बिठाया। और ये पहला उदाहरण है वीमेन्स एम्पावरमेंट का, क्योंकि उस समय वीमेन को इंडिपेंडेंट रूलर नहीं बनाया जाता। ये पहली हजारों साल पहले कि कृष्ण ने, इन स्पाइट ऑफ ऑब्जेक्शन बाय हिज मिनिस्टर्स एंड नोबल्स एंड अदर यादव्स, उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं बन सकती है वो रूलर, कम से कम तब तक के लिए तो हो सकती है, क्वीन रिजेंट तो बन सकती है जब तक उसका बड़ा हो जाए। जी। तो ये दोनों का संबंध कृष्ण से है, और कृष्ण से संबंध इसलिए नहीं है कि वो जस्टिफाई कुछ करें कि कृष्ण के एसोसिएशन से हम अपने आप को कुछ विशेष हम हो रहे हैं, हम कोई विशेष प्रतिष्ठा हमें मिलेगी, तो वो उसकी वो जस्टिफिकेशन नहीं है। वो वास्तव में ये वैष्णव जो है, सात्वत्य या पंचरात्र वैष्णव धर्म जो है, उससे कश्मीर को जोड़ने का एक प्रयत्न है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो नीलमत पुराण है वो मूल रूप से एक वैष्णव
पुराण है और उसका उद्देश्य यही रहा है कि कश्मीर कृष्ण से उसका संबंध जोड़ा जाए।